ओके बच्चों, सो अगेन बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। ठीक है, आज हम लोग बेसिकली रेजिस्टेंस वगैरह पे क्वेश्चंस करेंगे, जहां पे हम लोग सबसे पहला जो काम करेंगे वो एक बार रिकॉल करेंगे कॉन्सेप्ट को। 10-5-7 मिनट का रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो टुडेज डेट इज 17th of Jan। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विद दिस टॉपिक। सबसे पहले लास्ट क्लास का जल्दी से रिकॉल करा देता हूं। हमने ओम्स लॉ की बात की थी। ओम्स लॉ, अगर मैं ज्यादा डिटेल में जाए बिना अगर बताऊं, तो आपने पढ़ा था कि ओम्स लॉ में सिंपल सी बात है कि अगर आपका फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट है, लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर अगर आपका कांस्टेंट है, तो इस केस में आपका V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, इसका प्रॉपर नोट्स मैंने दिया हुआ है वैसे आपको। तो V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। और फाइनली जो इक्वेशन बनता है वो बनता है V इक्वल्स टू I इंटू R। क्लियर, वेयर R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, अब इसको अगर मैं ग्राफिकली अगर शो करूं तो V y एक्सिस के अलग होगा और I x एक्सिस के अलग होगा। और इसका ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल बी इक्वल टू व्हाट? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वही क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। क्लियर है, ये चीज हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो वी आई ग्राफ का स्लोप हम लोग कहेंगे रेजिस्टेंस। अगर मैं थोड़ा इसके और बियॉन्ड जाऊंगा, थोड़ा मैं और बियॉन्ड जाऊँ, कुछ लिखना नहीं है बिकॉज एवरीथिंग इज इन योर कॉपी, जस्ट यू हैव टू रिकॉल। ठीक है, लिखने की जगह आएगी, मैं बता दूंगा। तो अब मैंने क्या किया है कि ओम्स लॉ के दो तरह के ग्राफ्स लिए हैं। पहला मैंने ग्राफ लिया है वी आई ग्राफ, दूसरा लिया आईवी ग्राफ। पहले मैं जब भी वी आई ग्राफ की बात करूंगा तो मेरा एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा कि इसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस होगा। लेकिन अगर मैं आईवी कर देखूंगा तो मेरा जो स्लोप होगा विल बी इक्वल टू 1 बाई रेजिस्टेंस। फिर एक में स्लोप रेजिस्टेंस होगा, दूसरे में स्लोप 1 बाई रेजिस्टेंस होगा। क्लियर है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कंडक्टेंस भी कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही शब्द है कंडक्टेंस। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैंने फर्स्ट वाले ग्राफ में दो केस लिए, 1 और 2, तो याद रखिएगा बच्चों कि जिसका एंगल भी ज्यादा होता है उसका स्लोप भी ज्यादा होता है। यानी लॉजिक क्या डिफाइन होता है कि एज θ2 इज हायर देन θ1, then slope of 2 will also be higher than 1, slope of 1, and hence resistance will also be higher than resistance of 1। यानी पहले केस में ये कंक्लूजन क्या निकला कि सेकंड वाले का जो रेजिस्टेंस क्या होगा, फर्स्ट वाले से क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन दूसरे वाले केस में देखें तो मैं अगेन ड्रॉ करता हूं θ1 और अगेन मैं पूरा एंगल लिखता हूं θ2। ये 1 है और ये 2 है। सबको यहां भी देख के बता सकते हैं आप लोग कि इस केस में भी θ2 जो है वो θ1 से ज्यादा है। ज्यादा एंगल तो स्लोप भी क्या होगा? स्लोप एंड इनटू विल बी ग्रेटर देन स्लोप एट 1। स्लोप भले ज्यादा है लेकिन स्लोप इक्वल्स टू 1 बाई रेजिस्टेंस है। इसका मतलब क्या है कि R2 की जो वैल्यू होगी वो R1 से कम होगी। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? R2 will be less than R1। ठीक है, अब ना हर ग्राफ में स्लोप तो सीधा सीधा अगर देखोगे तो स्लोप की वैल्यू होती है tan थीटा। tan थीटा इस ग्राफ में अगर देखें तो अगर आप स्लोप में देखें तो थीटा अगर ज्यादा होगा तो tan थीटा का वैल्यू भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो स्लोप जितना ज्यादा एंगल उतना ज्यादा स्लोप, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर स्लोप का वैल्यू कितना है? पहले वाले ग्राफ में रेजिस्टेंस है और दूसरे वाले ग्राफ में 1 बाई रेजिस्टेंस है। क्लियर है, तो इस दूसरे वाले केस में R1 इज ग्रेटर देन R2। बच्चों अगर आप कुछ इसमें लिखना चाहते हो, टेक 30 सेकेंड्स, टेक अ मिनट टाइम एंड नोट इट डाउन। कुछ पूछना चाहते हो तो यू कैन गो अहेड एंड आस्क। उसके बाद हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। इस ओम्स लॉ पे जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं विल ट्राई टू सॉल्व।
If you want this to be noted, then you can go ahead. and वो notes सब कुछ मिलेगा, everything will be uploaded. मेरा क्या पॉइंट है, इसके लिए टाइम क्यों वेस्ट करना? एक तो पहले का लिखा हुआ है, तो तुमको जो एडिशनल पॉइंट पुराना वाला नोट्स लेके बैठो और उसी में एडिशनल पॉइंट्स ऐड करते चलो, दैट वुड बी बेस्ट. एटलीस्ट आई कैन से इन फिजिक्स कि फिजिक्स में तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग पे जाओ. हाउ मेनी टाइम्स यू विल रीड नोट्स? कितनी बार पढ़ोगे थ्योरी? Just give me 30 seconds. I'm just setting it up. मैं कहीं गया नहीं, मैं अचानक मेरा वाईफाई निकल गया, तो just give me 30 seconds. I'm just starting. Okay, here's the question. Go ahead. Here's the question. Go ahead. Easy question है, just solve it. जल्दी आंसर चाहिए मुझे इसका, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये. I got first answer from Shikhar. Shikhar, very good. It's fine. Yes, so basic Ohm's law का क्वेश्चन है ये. 1 marks क्वेश्चन बोर्ड्स का, मान लो बोर्ड्स का 1 marks क्वेश्चन. शुभम, गुड गुड. अपूर्वा, डन. मिस्टी, डन. ठीक है. विवेक, डन. अर्णव, गुड. ठीक है. आगे. नीड मोर रिस्पॉन्स. Sahil is here. Sahil, respond. Sahil is not connected with me. So बहुत क्लियर था इस केस में. आपने I लिखा, अंशु बिल्कुल सही है. I लिखा, I की वैल्यू लिखी 0.5 एम्पियर. आपने वोल्टेज लिखा, इट्स 60 वोल्ट. आपने R लिखा, R इक्वल्स टू इट्स V अपॉन I. सिंपल. 60 by 0.5 is equal to 120 ohm. Done. खत्म. ठीक है बच्चों, यही है सीधा सीधा. R equals to आ गया 120 ohm. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, नथिंग एल्स. बस कैलकुलेशन में गलतियां मत करना. डोंट डू ब्लंडर्स इन कैलकुलेशन.
First, Shubham, looking fine. It's looking fine. ठीक है शुभम. अपूर्वा डन. विवेक ठीक है. अदिति बिल्कुल ठीक है. अदिति प्रेरणा गड़बड़ है. प्रेरणा यूनिट से परेशान कर रहा है. यूनिट को फोकस करें. प्रेरणा फाइन. ठीक है. हो गया. आर्या ठीक है. डन. वेरी गुड. We have simple V equals to its 1.5 volt. I equals to its कोई नहीं. I equals to अपने पास 500 milliampere, which we can write easily 0.5 ampere. अभिनव ओम बिल्कुल ठीक है. सॉरी, इट्स अभिनव बिल्कुल सही है. ठीक है. लास्ट 30 सेकंड्स बच्चों. कांट गिव मोर टाइम. आकाश गड़बड़ हो गया. आकाश उल्टा कर दिया आपने. मिस्टर ठीक है. Because you have to know R equals to V upon I. नहीं, गलत हुआ अंशु. अंशु गलत हो गया. तनिष्क बिल्कुल सही है. V अपना कितना है? 1.5 by I is 0.5. ठीक है. जस्ट ट्रिपल. क्या हो जाएगा? 3 ओम. आई होप सब लोग क्लियर है इसमें. आई होप सब लोग क्लियर है. यूनिट वगैरह थोड़ा फंसाने के लिए था. ठीक है. ये एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का और बोर्ड्स में कम से कम 3-4 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये. और हमने कभी ना कभी क्लास में भी इसको जरूर डिस्कस किया होगा. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का कई बार बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये. वीआई ग्राफ पे क्वेश्चन है ये. ठीक है पूर्वा. You have 2:2. Ten is to 4. अभी तक 18 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया आउट ऑफ 26. अर्णव देखते हैं. अर्णव गड़बड़ है. Out of 18, 14 have given C and 4 have given B. Looks fine. अभिनव, प्रेरणा, आर्या looks fine. ठीक है. अभी तक 19 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है. लास्ट 15 सेकंड बच्चों. लास्ट 15 सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन. ओके डन. आई एम क्लोजिंग डाउन द पोल. पोल को क्लोज कर रहा हूं. कुल मिला के 16 लोगों ने सी कहा है और 5 लोगों ने कहा है बी. वी हैव गॉट 21 रिस्पॉन्स टिल यट. ठीक है. 16 ने कहा है सी और 5 ने कहा है बी. ऑब्वियसली करेक्ट आंसर वुड बी सी. ठीक है. बिकॉज अभी भी मैंने बताया कि आईवी ग्राफ है तो जिसका एंगल ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा होगा और जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा. यानी R1 वुड बी लीस्ट, देन वुड बी R2, देन इट वुड हैव R3. क्लियर है क्या? करेक्ट ऑप्शन वुड बी व्हाट? सी. R3 का सबसे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और R1 का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा. क्लियर है? तो ये देखना है कि ग्राफ कौन सा है, वीआई ग्राफ है या आईवी कर्व है. ठीक है. इस बात पे आपको ध्यान रखना है. लेट्स गो अहेड विद नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव सवाल है. जल्दी आंसर इसका भी 1.5 मिनट का टाइम दूंगा मैं. यू हैव टू रिस्पॉन्ड क्विकली.
आर श्योर अपूर्वा? लुक्स फाइन, ठीक है, ठीक है शिखर। एट पीपल हैव रिप्लाइड ऑन पोल। पोल में अभी तक 8 लोगों ने 9 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। जस्ट डू इट सिंपली, आसान सवाल है, बन जाएगा। 14 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया अभी तक। रिया ठीक है, मिस्टी ठीक है, अर्णव ठीक है, प्रेरणा ठीक है, शिखर ठीक है, वेरी गुड। 25 लोगों में से 20 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, आउट ऑफ विच 17 हैव रिप्लाइड करेक्टली। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप गौर से इस क्वेश्चन को देखो तो ये एक्चुअली में ये v बाई आई का ग्राफ था, वी आई ग्राफ था, और r निकालना था। r इक्वल्स टू कितना होता है? v अपॉन आई। v कितना होगा इसमें? 9। i कितना है? 15। कितना हो जाएगा? 3/5। क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन वुड बी b। व्हाट करेक्ट ऑप्शन वुड बी? व्हाट? b। क्लियर है क्या? करेक्ट ऑप्शन वुड बी b। आई होप सबको क्लियर है। अगर आईवी कर्व होता देन हमने 15/20 लिखा, 15/9 लिखा होता। अगर आईवी कर्व होता शिखर तो हमने स्लोप निकाला होता। स्लोप कितना है? एक्चुअली स्लोप कितना आया मेरा? स्लोप का वैल्यू आया मेरे पास 3/5। स्लोप इक्वल टू क्या होता? 1 बाई रेजिस्टेंस होता, अगर मान लीजिए ये आईवी कर्व होता तो। ठीक है, ये वीआई कर्व है, इसलिए स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीधा सीधा रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, लेट्स गेट टू नेक्स्ट सवाल। इस क्वेश्चन को ट्राई करें सब लोग। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। अगेन बोर्ड्स का ही क्वेश्चन आया हुआ है। मैडम ने पूछा था कैसे बनेगा ना, ट्राई करो, इजी क्वेश्चन है ये। अभी तो सवाल पूछा था, अभी शिखर यही तो पूछ रहा था। क्या शिखर? यही तो सवाल था आपका। शिखर वाज आस्किंग द सेम थिंग। टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है, बट एवरीवन सॉल्व। पावर डिसिपेटेड अनुभव छोड़ दो, अभी रेजिस्टेंस ही निकालो ना, खाली खाली रेजिस्टेंस निकालो। पावर डिसिपेटेड तो पढ़ाऊंगा। पावर डिसिपेटेड का मतलब पावर डेवलप्ड, हर रेजिस्टेंस के थ्रू कितना पावर डेवलप हो रहा है वो पूछ रहा है। कैन लीव दिस, कैन लीव दिस राइट नाउ। इस पार्ट को आप छोड़ दे, अभी आप सीधे सीधे रेजिस्टेंस पे फोकस करें। वी हैव गॉट फर्स्ट आंसर फ्रॉम मिस्टी। मिस्टी ने पहले का लिखा है, पहले का आंसर है मिस्टी का, जस्ट लेट मी चेक। मिस्टी 16/5 और दूसरे वाले का ए, नहीं मिस्टी ने कहा दूसरे वाले का 16/5, पहले वाले का 1। यानी अमृत का भी सेम आंसर है, जो मिस्टी का आंसर है सेम आंसर अमृत का भी है। ठीक है, ठीक है। अपूर्वा सेइंग 1000 to 4000, कंप्लीटली डिफरेंट आंसर। साहिल मेरा साउंड क्लियर आ रहा है? साहिल तुम अभी ऑडियो ऑन किया तुरंत अभी। साहिल चेक करो अपना नेटवर्क एक बार। अदिति ने कहा 1 and 16/5, ये अदिति आपका आंसर तो ठीक है, बट शिखर सबका आंसर डिफरेंट है बच्चों, एवरीवन हैज डिफरेंट आंसर्स। नहीं साहिल तुम्हारा ऑडियो ऑन नहीं था, इसलिए तुम्हारे पास आवाज क्लियर जा नहीं रही थी। अब जाना चाहिए आवाज, अब तो ऑडियो ठीक है आपका। हमारा कॉल ऑडियो ऑन नहीं था इसलिए दिक्कत। रिया ने कहा है 1000।
रिया, शिखर ने कहा 1/1000। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। मेरा पहला सवाल ये है कि ये वीआई कर्व है कि आईवी कर्व है? पहला सवाल वीआई आईवी, वीआई आईवी, ग्रेट। तो अगर आईवी कर्व है इसका मतलब है कि जो स्लोप होगा विल बी इक्वल टू 1/रेजिस्टेंस। पहला तो ये जस्टिफाइड हो गया, स्लोप इज इक्वल टू 1/रेजिस्टेंस, या ठीक है। अब स्लोप को क्या हो गया, 1/रेजिस्टेंस के इक्वल हो गया, ठीक। अब हमारा क्लियर है स्लोप निकालना, हमारा मकसद बहुत क्लियर है, स्लोप निकालेंगे हम। स्लोप जब निकालेंगे तो पहला रेजिस्टेंस ए का देखा जाए, क्योंकि सब लोग क्लियर हो, स्लोप निकल जाएगा, बाद देख लेंगे। अब अगर ए का निकालोगे, ग्राफ ए का फोकस करो, तो ए के ग्राफ में अगर आप गौर से देखते हो बड़े ट्रायंगल में, तो चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। तो अगर स्लोप निकालने जाएंगे तो स्लोप कितना होगा बताइए? चेंज इन वाई, चेंज इन वाई कितना है? 20 मिली एम्पियर है, तो इनटू कितना हो जाएगा? 10⁻³ बाई वोल्टेज कितना है? 20 वोल्ट। तो कुल मिला के कितना हो गया? 10⁻³ तो 1/r का वैल्यू हो गया 10⁻³ तो क्या हम r की वैल्यू नहीं लिख सकते हैं 10⁻³ या कितना हो जाना चाहिए? 1000 ओम। बोलो बच्चों, पहला क्लियर हुआ क्या? क्या फर्स्ट वाला क्लियर हुआ? अपूर्वा ठीक था आपका? 1000 ओम। विवेक आपका बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वी हैड रिया, रिया बिल्कुल सही था। शिखर आपका ऑपोजिट था, हमने स्लोप जरूर निकाला था, ठीक है। क्या सबको ये क्लियर है? ये पहला पार्ट हुआ हमारा, ठीक। ये हमारा पहला पार्ट हुआ। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, यानी बी पे आते हैं। जब आप बात अब बी की कर रहे हैं तो बी में आपको ग्राफ देखना चाहिए, चेंज इन वाई बाय चेंज एक्स कितना होगा, ठीक है। चेंज इन ग्राफ देखते हैं, ठीक है। तो अगर गौर से देखें तो बी में देखें तो मेरा एक पॉइंट यहां में मिल जा रहा है, वो क्या है? वो क्या है? स्लोप अगर निकालें, स्लोप अगर निकालें हम लोग बी पे, तो स्लोप इक्वल्स टू अगेन 1/रेजिस्टेंस होगा, विल बी इक्वल टू, विल बी इक्वल टू क्या होगा? 5 इंटू 10⁻³ एक पॉइंट पता है मुझे, 5 इंटू 10⁻³ बाई कितना होगा? 16। तो इसका मतलब है कि अगर रेजिस्टेंस निकालने जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 16/5 इंटू 10⁻³ इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 200। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? 3200 ओम। इज दिस फाइन टू ऑल ऑफ यू? नहीं रिया, 3200 ओम होगा, 3.5 कैसे? क्लियर? थोड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन था ये, थोड़ा ही फंसाने वाला सवाल था, बट इजी क्वेश्चन था, ये बोर्ड का आया हुआ सवाल है, कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं। बिल्कुल शिखर, आपका रेसिप्रोकल था, यानी आप स्लोप निकाल रहे थे, रेजिस्टेंस नहीं निकाल रहे थे। और स्लोप तो हमको चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स निकालना ही है। बोलिए बच्चों, क्लियर है क्या सबको? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो हम एक बार रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। 30 सेकंड दे रहा हूं, लिख लो अगर लिखना चाहते हो तो। And if any questions, then go ahead and ask. ओके रिया, रिया ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है ना। 3.2 इंटू 10⁻³ इज एक्चुअली 3200 ओनली ना, ठीक है। अंकित पावर नहीं निकालते, पढ़ाया नहीं, पावर पावर आएगा तो देखेंगे, ठीक है। अंकित पावर वाला जो टॉपिक पॉइंट है वो पढ़ाया नहीं हो तो उस पर आगे आते हैं हम लोग। बच्चों देखते हैं, हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक क्या है? रेजिस्टेंस। हमारा अगला टॉपिक है रेजिस्टेंस। जब हम बात रेजिस्टेंस की करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है? तो अभी अभी हमने एक तो पढ़ा, रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है? इट इज द हिंड्रेंस, इट इज द हिंड्रेंस, या कह सकते हो अपोजिशन, हिंड्रेंस provided by conductor, provided by conductor, conductor in flow of current, in flow of current, करंट के फ्लो में
करंट के फ्लो में जो रुकावट पैदा करता है कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका यूनिट होता है, इट्स यूनिट इज ओम। इसका यूनिट होता है ओम। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है? ओम। अगर मैं फॉर्मूला वाइज देखूं तो R इज नथिंग बट इक्वल टू V अपॉन I। रेजिस्टेंस क्या होता है? V अपॉन I, यानी वोल्टेज पर यूनिट करंट। अब सवाल उठता है कि आखिर ये जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मान लीजिए मैंने आपको एक कंडक्टर दे दिया, तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस आखिर किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा? क्या चेंज करेंगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा? तो उसमें सबसे जो पहला फैक्टर आता है वो लेंथ। ये क्या कहता है कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ होता है। जितना बड़ा लेंथ होगा उतना ही बड़ा रेजिस्टेंस होगा। क्लियर है? आदित्य रुकते हैं, रुकते हैं। ठीक है, दूसरा दूसरा होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एरिया। क्लियर है? हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर का बहुत सीधा कहानी है कि फोर कंडक्टर्स एज टेम्परेचर इंक्रीज, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब अदिति ने एक सवाल पूछ दिया कि सर आपने बोला लेंथ पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो क्या नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड नहीं करेगा? बिल्कुल डिपेंड करेगा, बिल्कुल डिपेंड करेगा। और नोट करके लिख भी सकते हैं हम लोग कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टेंस depends on nature of material as well, nature of material as well। क्लियर? तो गौर से देखते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस कुल मिला के हमने देखा कि चार चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक लेंथ, दूसरा एरिया, तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल। तो हमारे मन में एक पॉइंट आना चाहिए, काम करते हैं कि लेंथ और एरिया जो है इन दोनों का एक रिलेशनशिप ड्रॉ करते हैं। तो R वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। लेंथ बाई एरिया के R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि R इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ला दिए, रो L बाई ए। अब ये जो रो है, इसी को कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसको हम लोग कह सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर है? यानी रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ, एरिया, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है। यहीं पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, रेजिस्टिविटी। समझते हैं बच्चों रेजिस्टिविटी क्या होता है? समझते हैं रेजिस्टिविटी क्या होता है? तो अगर रेजिस्टिविटी को हम समझने की कोशिश करें तो बेसिकली इसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी क्यों नाम देते हैं समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं कि इसको आखिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं हम लोग। बच्चों याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ 1 मीटर है और मान लीजिए उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। मान लीजिए लेंथ 1 मीटर है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। तो इस केस में अगर उस कंडक्टर का हम रेजिस्टेंस निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? रो L बाई ए। एल और ए दोनों 1 1 है, तो क्या आ जाएगा? क्या कि रो इक्वल्स टू R हो जाएगा क्या? तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी भी एक तरीके का रेजिस्टेंस ही है जब लेंथ 1 मीटर होगा और एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा? एक स्पेसिफिक कंडीशन का एक रेजिस्टेंस ही है एक तरीके से। क्लियर? तो इसके बारे में जब आती है तो लिखते हैं हम लोग, it can be defined as it can be defined as resistance of a conductor of length 1 meter and
क्रॉस सेक्शनल एरिया एरिया 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर। इसका अगर कोई पूछे कि यूनिट क्या होगा, यूनिट अगर देखना होगा इसका, तो यूनिट इसका होता है ओम मीटर। इसका यूनिट होता है ओम मीटर। बच्चों यही है रेजिस्टिविटी। अब सवाल उठता है कि जो रेजिस्टिविटी है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो सबसे जो पहला है वो है नेचर ऑफ मटेरियल। इसके लिए समझना हो तो एनसीईआरटी में एक टेबल दिया गया है, उसको गौर से देखें। हर मटेरियल का ना उसने रेजिस्टिविटी मेंशन किया है, किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है। और दूसरा फैक्टर होता है टेम्परेचर। बड़ा सिंपल सी बात है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर भी बढ़ेगा, और रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो साथ साथ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर भी बढ़ेगा। बोले क्लियर है क्या? जैसे जैसे कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, और रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्लियर है? यही होता है रेजिस्टिविटी और उसका डिपेंडेंस। क्लियर है? किसी को भी रेजिस्टिविटी में कोई कंसर्न है, कोई डाउट है तो आप पूछो, देन विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मैंने अभी क्या पढ़ा है, तो मैंने आपको अभी रेजिस्टेंस के बारे में बताया और रेजिस्टिविटी के बारे में बताया। कोई भी सवाल हो, जस्ट गो अहेड एंड आस्क योर डाउट्स। If any doubt, just go ahead and ask, then we'll move towards question. बिल्कुल अपूर्वा, इन्हीं दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, और किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा। अर्णव ने बोला है कि क्या सर रेजिस्टिविटी को चेंज कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? टेम्परेचर बदल देंगे, टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो रेजिस्टिविटी बदल जाएगा। मान लीजिए कॉपर वायर दे दिया आपको, मैं आपको बोल रहा हूँ कि कॉपर वायर का रेजिस्टिविटी चेंज करो, तो लेंथ बदलोगे, एरिया बदलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टेम्परेचर बदलोगे तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगा। गो एड। इस तरीके से कोई भी सवाल है आपके मन में? अदिति ने पूछा है कि सर कंडक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी इंक्रीज और सेमीकंडक्टर में ऑपोजिट क्यों? ठीक है, अदिति ने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आखिर ये सेमीकंडक्टर एक्सेप्शन कैसे हो जाता है। तो बच्चों क्या होता है सेमीकंडक्टर में, लास्ट टाइम इसका जवाब शायद अपूर्वा ने क्लास में दिया था, ठीक है, जब मैंने पूछा था इस सवाल को। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, शिखर मैं आता हूं, आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं इस पे आता हूं। ठीक है, तो क्या होता है सेमीकंडक्टर, जब आप किसी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो क्या होता है कि उसके अंदर कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटर मोस्ट शेल में जरूर होते हैं, लेकिन वो फ्री नहीं होते कंडक्शन के लिए। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होता है? बढ़ने लगता है। और बच्चों ये तो आप भी जानते हो कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, तो कंडक्शन ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस कम नहीं हो जाएगा क्या? बोलिए अदिति। दिक्कत क्या है कि मेटल्स में ना टेम्परेचर बढ़ाने पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कोई चेंज नहीं होता है, वो जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर में जितना चार्ज पास करने के लिए जो कैरियर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वही नहीं होते, टेम्परेचर बढ़ने में बढ़ने लगता है। ठीक है, ठीक है। अगला एक सवाल, शिखर आपका जो सवाल है उसको लास्ट में लूंगा मैं, ठीक है, तो गिव मी सम टाइम। मैं रिया के भी सवाल पे आ रहा हूँ कि इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉज इलेक्ट्रॉन टू गेन एनर्जी एंड बिकम फ्री। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है रिया, आपने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आ जाती है, जिसके वजह से वो क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है। बिल्कुल सही। शिखर ने एक सवाल पूछा कि सर क्या इसका लिमिटेशन है क्या? बिल्कुल शिखर, इसके 3 बड़े लिमिटेशन है ओम्स लॉ का। ठीक है, ओम्स लॉ के 3 मेजर लिमिटेशन है। मैं चाहूंगा कि एक बार लिमिटेशन की तरफ आपका ध्यान लेके, ठीक है, देखते हैं। पहला लिमिटेशन जो जो ओम्स लॉ का है, वो सबसे पहला ओम्स लॉ का लिमिटेशन है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर सबसे बड़ा लिमिटेशन यही है। ठीक है, सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा लिमिटेशन ओम्स लॉ का, क्योंकि ओम्स लॉ में देखा गया है जब सेमीकंडक्टर में वीआई कर्व बनाया गया तो सेमीकंडक्टर का जो वीआई कर्व था वो कुछ अलग तरह का था। कैसा था? दिखा देता हूं। ठीक है, सेमीकंडक्टर के अंदर वीआई कर्व कुछ ऐसा था। क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? बोलो, इज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? नहीं। दूसरा जो लिमिटेशन था, जो दूसरा लिमिटेशन था, मैं बात कर रहा हूं लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ की। ठीक है, जो आपको समझाने की कोशिश करूं, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, जो शिखर ने सवाल पूछा कि सर इसका लिमिटेशन क्या होगा, बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है इसके बारे में, बट आप जान सकते हो। ठीक है, अपूर्वा,
दूसरा पूर्वा ने बोला इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, नहीं पूर्वा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन तो डिपेंड करेगा कंडीशन पे ना, ठीक, इट्स नॉट फॉर एवरी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन वी कैन से ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड। दूसरा जो होता है वो आता है एट हायर टेम्परेचर्स, एट हायर टेम्परेचर्स या एट हायर वोल्टेजेस। क्या होता है नॉर्मल बॉडी में भी जब वोल्टेज आप बहुत हाई कर देते हो तो उस वक्त बॉडी के अंदर क्या होना चाहिए, आपका ब्रेकडाउन हो जा सकता है अगर हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। तो यह बिल्कुल सही कह रहे हो, टेम्परेचर तो हर जगह कांस्टेंट रहेगा, लेंथ एरिया टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है। तो देखा गया है कि कभी कभी हायर टेम्परेचर हायर वोल्टेजेस पे देखा गया है कि प्रोपोर्शनल होने की वजह हल्का सा करंट क्या हो जाता था, बेंड हो जाता था, कर्व हल्का सा बेंड हो जाता था। ये हर मटेरियल में दिखता है कि बहुत वोल्टेज को हाई कर दोगे तो ओम्स लॉ माइट नॉट बी वैलिड। ये दो बड़े एग्जांपल्स हैं जिसको आप समझ सकते हो। तीसरा एक और है कि नेगेटिव वोल्टेज में क्या होता है, बट ओम्स लॉ में देखा गया कि सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। और दूसरा क्या होता है, बहुत हायर वोल्टेज पे कभी कभी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होने नहीं होता है और वो क्या हो जाता है, कर्व हो जाता है ग्राफ, ठीक है। तो ये है ओम्स लॉ के मेजर लिमिटेशंस, ठीक है। हम लोग बच्चों कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो मैंने पहला क्वेश्चन आपको दिया है, मैं आपको पोल लॉन्च करूंगा इसके लिए। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। अभी तक हमारे पास 5 रिस्पॉन्स आए हैं। जो 12 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, 4 लोगों ने ए कहा है, 4 ने बी कहा और 4 ने सी कहा है। वाह, बस किसी ने डी नहीं कहा है। कुछ 4-5 लोग मिल गए, डी भी कह दो। 16 people have responded. Still, we can't say anyone majority. चलो बच्चों, last 30 seconds, not more than that. We have Arya saying C, Riya saying A, Prerna again saying C. चलो एक बंदे ने डी भी कह दिया, बचा था वो भी हो गया पूरा। 22 लोगों ने रिस्पॉन्ड कर दिया। लेट्स मूव अहेड, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं आपको आपके पोल का रिजल्ट शो कर देता हूं, हाउ नॉन यूनिफॉर्म इट इज। ये पोल का रिजल्ट है आपके, अभिनव सिंह सी। तो 10 लोगों ने कहा है सी, 7 ने कहा है ए, 4 ने कहा है बी और 1 ने कहा है डी। लेट्स सी, देखते हैं क्या आंसर होगा। तो मैं तो हमेशा इस तरह के सवाल बोर्ड्स लेवल पे आपको कहता हूँ कि आप 2 केस लेके बनाओ ना, केस 1 एंड केस 2 लेके बनाओ। इट वुड बी बेटर टू एक्सप्लेन। मैं लिखता हूँ केस 1 एंड केस 2। केस 2, पहली चीज, सिलिंड्रिकल कंडक्टर है जिसका लेंथ क्या है, एल है। इसका कंडक्टर क्या है, लेंथ कितना है, एल है, ठीक। इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ए है, और इसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है, ठीक। सेम मेटेरियल है तो इसका मान लेते रेजिस्टिविटी कितना है, रो है। अब मैं बात करता हूं दूसरे केस की। दूसरे केस में लेंथ क्या हो गया, डबल हो गया। एरिया नहीं पता है, एरिया डैश, एरिया के बारे में नहीं पता है। रेजिस्टेंस क्या रहना है, आर ही रहना है, और रेजिस्टिविटी क्या रहना है, रो रहना है। तो मैं तो दोनों कंडीशंस के लिए इक्वेशन लगा दूंगा।
आर इक्वल्स टू कितना होगा, रो एल बाई ए, और यहां पे आर इक्वल्स टू कितना होगा, रो टू एल बाई ए डैश। अब मैं दोनों को क्या करूंगा, इक्वेट कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, रो एल बाई ए इज इक्वल टू रो टू एल बाई ए डैश। रो गया, एल गया, तो ऑब्वियसली ए डैश इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 into a। दैट्स फाइन, दैट्स डन, हो गया। करेक्ट ऑप्शन वुड बी व्हाट, सी। बोलिए बच्चों, क्लियर है क्या? करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी। काफी लोगों का आंसर सही था, बट स्टिल 50% से कम लोगों का आंसर सही था, बाकी लोगों का गलत भी था। आई होप जिनका गलत हुआ था उनको क्लियर हो गया होगा। क्योंकि देखो याद रखना, एग्जाम में एक्सप्लेन भी करने को आएगा ना, सब्जेक्टिव एग्जाम है, तो वहां पे ये शॉर्टकट वॉटकट से नहीं है, नॉर्मल मेथड, प्रॉपर मेथड को फॉलो करना पड़ेगा, प्रोसेस के साथ लिखो एग्जाम में, ठीक, क्वालिटी चेकिंग होगी वहां पे। ये भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, एवरीवन ट्राई दिस। I expect everyone to respond this. देखते हैं। Ten out of 11 people have responded correctly. चलो क्लोज करते हैं। 22 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, जिसमें 18 लोगों ने सी कहा है, 3 ने डी कहा, एक ने ए कहा है। पोल को क्लोज कर रहा हूं, ठीक है। सो मेजॉरिटी ऑफ यू राइट, बिल्कुल सही बात है। रेजिस्टिविटी जो होता है वो शेप ऑफ रेजिस्टर पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। मटेरियल बदलोगे रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर बदलोगे रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगा, दोनों चेंज करोगे चेंज हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो कौन सा है, सी। ओनली वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट इन दिस केस। शुड वी गो अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन? लेट्स गो अहेड। अर्नव गलत था ये भी, ध्यान से क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। एवरीवन सॉल्व क्वेश्चन रिलैक्स्ड वे, कोई जल्दबाजी मत करो। शुभम सोया हुआ है क्या? शुभम स्लीपिंग क्या? स्ट्रेट क्वेश्चन है, डोंट टेक टू मच टाइम, वी हैव फॉर 10 रिस्पॉन्स आउट ऑफ 24। What 18 response, इसमें 17 लोगों का सही है, वेरी गुड। Only one person have responded incorrectly. जागा वैश्वम। चलो लेट्स एंड दिस इजी क्वेश्चन टू एनकाउंटर। इजी सवाल था, सबके सही है। नेचर ऑफ मटेरियल, इलेक्ट्रिक जो रेजिस्टिविटी होता है वो नेचर ऑफ मेटल पर डिपेंड करता है, ठीक है। थिकनेस, शेप, लेंथ, इन सब चीजों पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। लेट्स गेट टू अनदर क्वेश्चन। Out of these two conductors, which one has higher resistance? Justify it.
क्या बात कर रहे हो अर्नव? लेंथ इज सेम, ठीक है। आंसर क्या है? सेकंड वन इज हायर। तुम कहना चाहते हो सेकंड वन इज हायर। ठीक है, ठीक है अर्नव, ठीक है, ठीक है। शिखर ठीक है, सूरज ठीक है, सूरज गुड, अपूर्वा मोर हिंड्रेंस मतलब मोर रेजिस्टेंस, मोर हिंड्रेंस का मतलब मोर रेजिस्टेंस। अदिति ठीक है, पूर्वा ठीक है, अर्णव ठीक है, अभिनव ठीक है, बिल्कुल सही है। क्योंकि हमारा लेंथ तो सेम है। मैं तो ऐसे सीधे सीधे कहूंगा ना कि रेजिस्टेंस तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। ठीक है, सीधा सीधा लेंथ वेंथ सब कुछ सेम ही है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, तो जिसका एरिया कम होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? हायर होगा, और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? लोअर होगा। नथिंग टू थिंक ऑफ मोर। कुछ ज्यादा सोचने की चीज नहीं है यहाँ पे, है ना? ठीक है, लेट्स गेट टू नेक्स्ट वन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग, एवरीवन ट्राई। बिल्कुल अर्णव, एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन बना के शो कर सकते हैं। पोल लॉन्च कर रहा हूं, शुड बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। हमने डेटाबेस एक भी क्वेश्चन नहीं किया था। I've got 2 response delayed. अभी तक 3 रिस्पॉन्स है, सॉल्व करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। और 5 response till yet. You have to थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगाओ। जानबूझ के दिया क्वेश्चन ही है। या देखते हैं, या लेट्स सी, देखते हैं। सारा मसला तो यहीं अटकना है। एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आउटर रेडियस का होल स्क्वायर क्या माइनस इनर रेडियस का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा? सारा पॉइंट इसी पर अटकना है। सारा पॉइंट यही अटकना है। पाई आउटर रेडियस का होल स्क्वायर देख लीजिए, 9 माइनस
4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10 टू द पावर -4 यानी 5 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब आर है, रो है, एल है, ए है, तो सिंपल सा बात है, आर इक्वल्स टू कितना होगा, रो एल पाई ए। अभी तक कुल हमारे पास 9 रिस्पॉन्स आए हैं इसमें, बाकी लोग सॉल्व कर रहे हैं। सारा पॉइंट एरिया में फंसना था, और कोई पॉइंट फंसने वाला है नहीं यहाँ पे। अब निकालो आर का वैल्यू, रो यू नो 2 इंटू 10 टू द पावर -8, लेंथ कितना है 10 मीटर, एरिया कितना है 5 पाई इंटू 10 टू द पावर -4, और एक और चला जाएगा तो 5 10 टू द -3 होगा, तो कितना आ रहा है 2/5 पाई इंटू 10 टू द पावर -3 ओम। राइटली सो, मेजॉरिटी लोगों ने यही आंसर दिया है, बी। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको आया समझ में? सारा पॉइंट सिर्फ और सिर्फ अटका हुआ था इस एरिया पे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? होपफुली सबको ये समझ में आ गया होगा। अगले दिन रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल पे ठीक ठाक क्वेश्चन करेंगे, और सर्किट्स पे। तो अगले दिन आप प्रिपेयर करके आए रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल के लिए। अगले दिन सीरीज पैरेलल का डेरिवेशन भी करेंगे और उस पर क्वेश्चन भी करेंगे। ओके बच्चों, चलो हैव अ नाइस डे। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे। हाँ, ओके सो कुछ क्वेश्चन जो हैं जिनके भी खास कर लेकर के मैथ सेट को लेकर के जस्ट आई वुड लाइक टू एड्रेस इट। ठीक है, पहले तो बच्चों एक तो सिंपल सी बात है, टाइम कम दिया गया था। ठीक है, टाइम कम दिया गया था पेज को बनाने के लिए, बट नेक्स्ट टाइम से हम जो भी टेस्ट लेंगे, एनटीएससी वाले टेस्ट शेड्यूल करेंगे, वो बिल्कुल टाइम नॉर्मल टाइम पीरियड पे होगा। दूसरा कि अब एनटीएससी के जो भी टेस्ट होंगे इस वीक, कम से कम 3 फुल टेस्ट हम अपलोड करेंगे। ठीक, तीनों फुल टेस्ट जो अपलोड होगा वो फ्री टाइम में होगा। फ्री टाइम का मतलब क्या होता है कि यू कैन अटेम्प्ट देम एनी टाइम, वो खुद को टेस्ट करने के लिए होगा। आई वुड एक्सपेक्ट कि सब लोग अटेम्प्ट लेंगे उसका। ठीक है, तो वुड प्रोवाइड द टेस्ट। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप पर्सनली भेजो ना, कोई दिक्कत नहीं, आप पर्सनली भेज दो मुझे, विल रिस्पॉन्ड। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा सैट में, खासकर सैट में इट्स अबाउट कि क्वेश्चन क्या पूछा। हर साल का कभी बहुत इजी लगेगा, कोई बहुत टफ लगेगा। आपका रुझान जिधर है उधर आ गया तो इजी लगेगा, बाकी टफ लगेगा। तो आप 3-4 टेस्ट लेने देने के बाद अपने कंक्लूजन्स को ड्रॉ करो। ठीक है, तो अभी सारे टेस्ट शेड्यूल करूंगा इस वीक में, शेड्यूल नहीं करूंगा, प्रॉपर ओपन रखूंगा, जब भी देखो अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, जो भी डाउट हो जस्ट गो अहेड एंड आस्क विद मी। ठीक है, इस वीक और भी क्लासेस लगी हुई हैं, केमिस्ट्री की वगैरह की लगी हुई हैं, देन यू विल गेट बेनिफिट। ठीक है, चलो अभी हमारे एग्जाम पोस्टपोन्ड है तो हमारे पास टाइम ठीक ठाक मिलेगा अपने को अभी। चलो हैव अ नाइस डे बच्चों। प्रेरणा जस्ट सेंड मी ना, न्यूमेरिकल का मुझे भेज दो ना प्रेरणा, विल रिस्पॉन्ड ना, जस्ट सेंड मी पर्सनली, आई विल रिस्पॉन्ड। ठीक है, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।